डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये यूज होता है या एप्लीकेशन होता है फंड्स का, इस बारे में आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके ऊपर कई क्वेरीज बराबर आती रहती हैं और इसके बारे में डिफरेंट व्यूज भी लोगों के रहते हैं। इवन क्वेश्चंस भी अलग अलग एग्जाम्स में इस तरीके के आए हैं इस टॉपिक पे कि किसी में तो डिक्रीज मान लिया है, किसी में इंक्रीज मान लिया है। इसके बारे में आज पूरी तरीके से इसमें क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फंड क्या होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या है, इसका डिक्रीज या इंक्रीज क्या है और इसका रेलिवेंस क्या आज की अकाउंटेंसी में है भी या नहीं है, इस सब के बारे में जानेंगे ताकि आगे के डिस्कशन के लिए भी इसमें कुछ क्लैरिटी आए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फंड कहते किसको हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट के केस में फंड का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल से और वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज से। देखिए, वर्किंग कैपिटल का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि ऐसी कैपिटल जो वर्किंग के लिए हमारे पास मौजूद रहती है इस फॉर्म में, जिसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं, या तो कैश के फॉर्म में या स्टॉक के फॉर्म में या अन्य किसी करंट एसेट के फॉर्म में। सारी करंट एसेट्स को भी वर्किंग कैपिटल हम बोल सकते हैं क्योंकि वो डे टू डे की वर्किंग के लिए अवेलेबल रहती हैं। जब सभी एसेट्स को हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं तो उसको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स के केवल उस हिस्से को माना जाता है जिसमें से करंट लायबिलिटी पे कर दी जाए। जैसे हमारे बिजनेस में आज की डेट में मान लीजिए 10 लाख की करंट एसेट हैं और हमारे ऊपर 3 लाख की करंट लायबिलिटी है। तो चूंकि हमारे ऊपर ये करंट लायबिलिटीज हैं, ये करंट के ड्यूज हैं, हमको जल्दी ही पे करने होंगे, इसलिए फ्रीली जो हमारे पास यूज के अवेलेबल है वो 7 लाख रुपए है। इसी 7 लाख को नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल, और इसी को वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। जब केवल वर्किंग कैपिटल कहा जाए तो इसका मतलब नेट वर्किंग कैपिटल से रहता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब आते हैं फंड पे। एज पर ICMAI 2019 नोट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 2019 के नोट्स में फंड फ्लो स्टेटमेंट को किस तरीके से एनालाइज किया है और उसमें फंड को क्या बताया है, इसके बारे में समझते हैं। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सिलेबस में फंड फ्लो स्टेटमेंट है नहीं। इंडिया में कोई भी कंपनी फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाती नहीं है। अब ये एक तरह से आउटडेटेड हो चुका है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी कैश फ्लो को लेकर के ही हैं। फंड फ्लो को लेकर के कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। चूंकि कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है इसलिए लोगों की जो ओपिनियन है वो डिफर कर सकती है। अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं इसीलिए ताकि जो डिफरेंट ओपिनियन है उन पे लगाम लगाई जा सके। क्योंकि फंड फ्लो के बारे में ऐसा नहीं है तो जो लोग इसको स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से अपने व्यूज भी उसमें रख देते हैं जिससे वेरिएशन आ जाते हैं। हम बात करते हैं ICMAI क्या कहता है। ये नोट्स कहते हैं कि नैरो सेंस में फंड का मतलब कैश से ही होता है। मतलब नैरो सेंस में अगर हम बात करें तो फंड का मतलब कैश, रोकड़ से होता है। जबकि पॉपुलर सेंस में, आम बातचीत में जो लोग यूज करते हैं अकाउंटेंसी के मामले में, एकेडमिशियंस जो वर्ड यूज करते हैं फंड, इसका मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। तो यहां तक हमने फंड के बारे में समझा, वर्किंग कैपिटल के बारे में समझा। नैरो सेंस में कैश को ही फंड बोल दिया जाता है लेकिन पॉपुलर सेंस में वर्किंग कैपिटल को फंड बोला जाता है। जब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं हम तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जिस फंड की बात हो रही है वो वर्किंग कैपिटल है। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट है क्या
और इसको बनाने से हमें क्या जानकारी मिल सकती है। फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें दिखाता है सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड ड्यूरिंग द कंसर्न अकाउंटिंग पीरियड। जिस अवधि के लिए हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं उस अवधि के दौरान फंड यानी कि वर्किंग कैपिटल, फंड कहें या वर्किंग कैपिटल कहें एक ही बात है, फंड या वर्किंग कैपिटल के सोर्स क्या हैं और फंड या वर्किंग कैपिटल के एप्लीकेशन क्या हैं, ये तो बताता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट से हम ये जान सकते हैं कि कोई फंड हमारे पास जो आए हैं वो कहाँ कहाँ से आए हैं और जो फंड हमारे यूज हुए हैं वो कहाँ कहाँ यूज हुए हैं। अब एक फंड फ्लो स्टेटमेंट में ही हमें बनाना होता है शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेज या शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। ये जो शेड्यूल होता है ये हमें ये बताता है कि जो वर्किंग कैपिटल में चेंज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर वो क्या चेंज हुआ है, वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज हुआ है, कौन कौन से आइटम में चेंज हुआ है। क्योंकि वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को घटा के बनती है, इसलिए करंट एसेट में कोई चेंज हो या करंट लायबिलिटी में कोई चेंज हो तो वर्किंग कैपिटल में चेंज होता है। तो जो चेंज हुआ है वर्किंग कैपिटल में उस चेंज को जानने के लिए तो बनता है शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। और ये जो चेंज हुआ है इसके सोर्स क्या हैं और इसके एप्लीकेशन क्या हैं, उसके कारण क्या हैं, इसको जानने के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट बनता है। अब जो शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल है उसके रूल क्या हैं, इसके रूल बड़े साधारण हैं। टॉपिक भी ये बहुत साधारण ही है, फंड फ्लो स्टेटमेंट का आसानी से समझ आ जाएगा। बस जो वेरिएशन है ओपिनियन में उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आती है, वो भी मैं बताऊंगा वो क्यों आती है। अब रूल क्या है शेड्यूल के बनाने के, अगर करंट एसेट इंक्रीज होती है तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो करंट एसेट हैं उनको वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। अगर करंट एसेट बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी। मान लो हमारी करंट एसेट 10 लाख है और करंट लायबिलिटी 3 लाख है तो वर्किंग कैपिटल 7 लाख है। अब अगर करंट एसेट बढ़ जाए हमारी 12 लाख हो जाए और लायबिलिटी में कोई अंतर नहीं आए तो हमारी वर्किंग कैपिटल 9 लाख हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हमारी करंट एसेट डिक्रीज हो जाए 10 से 8 लाख हो जाए और लायबिलिटी वही 3 लाख रहे, यानी कि करंट एसेट अगर अकेली कम हो जाएगी तो हमारी वर्किंग कैपिटल भी कम हो जाएगी, और अगर अकेले करंट एसेट बढ़ेगी तो हमारी वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगी। तो करंट एसेट पॉजिटिव चलती है, करंट एसेट बढ़ने पे वर्किंग कैपिटल बढ़ती है और करंट एसेट गिरने से वर्किंग कैपिटल गिरती है। अब है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, और अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। उसका कारण है, इसी एग्जांपल को लेते हैं, करंट एसेट हमारी 10 लाख है, करंट लायबिलिटी 3 लाख है और वर्किंग कैपिटल 7 लाख है। अगर करंट एसेट में कोई चेंज ना हो और हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए, 3 की जगह 5 लाख हो जाए, तो हमारी वर्किंग कैपिटल केवल 5 लाख रह जाएंगी, यानी कि 2 लाख की कमी आ जाएगी। तो करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी, और इसका उलट अगर मान लीजिए एसेट 10 लाख ही रहें और हमारी जो करंट लायबिलिटी है वो 3 लाख से कम होकर के 2 लाख रह जाए तो हमारी वर्किंग कैपिटल 8 लाख हो जाएगी, यानी कि जो पहले 7 लाख थी वो 8 लाख हो गई, बढ़ गई। तो अगर करंट लायबिलिटी कम होगी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। बस ये इसके साधारण से रूल हैं। अब इसको हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। हमारे सामने एक एग्जाम्पल है और इसमें एक बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट का मैंने एक छोटा नमूना लिया है स्पेसिमेन टाइप का, जिसमें बहुत ज्यादा आइटम नहीं रखे हैं ताकि आसानी से हम इसको कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर जाएं। उसके बाद आप चाहे मर्जी जैसा भी क्वेश्चन इससे बढ़ा के बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर 1 लाख की थी, इस साल 1,80,000 हो गई, यानी कि शेयर कैपिटल बढ़ गई है। नॉन करंट लायबिलिटी में 9% डिवेंचर पिछले साल भी 1 लाख थे, अभी भी 1 लाख है, मतलब कोई चेंज नहीं है, और करंट लायबिलिटी फर्म के पास है नहीं।
तो इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड में केवल एक चेंज हो रहा है, जो शेयर कैपिटल है वो पहले 1 लाख थी, अब बढ़ करके 1,80,000 हो गई। इसके बाद एसेट साइड में देखते हैं। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट थी फर्म के पास 1,20,000 की प्रीवियस ईयर, और इस साल भी 1,20,000 है। उसकी फिक्स्ड एसेट में ना कोई कमी आई है ना वो बढ़ी है, वो एज इट इज है। इसके बाद करंट एसेट्स। करंट एसेट्स प्रीवियस ईयर 80,000 के थे और करंट ईयर में 1,60,000 के हैं, यानी कि करंट एसेट 80,000 से बढ़ गई है हमारी। अब हम जानना चाहते हैं, ये हमारी बैलेंस शीट है, कि इससे हम ये देखना चाहते हैं कि एक तो कितना चेंज हुआ है वर्किंग कैपिटल में, यानी कि फंड्स में चेंज कितना हुआ है। फिर हम ये जानना चाहेंगे कि ये चेंज क्यों हुआ है। तो ये चेंज कितना हुआ है, इसको जानने के लिए तो हम बनाएंगे शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेज। तो वर्किंग कैपिटल चेंज यानी कि या तो करंट एसेट में चेंज या करंट लायबिलिटी में। तो चूंकि इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी है नहीं, केवल करंट एसेट्स है, इसलिए हम करंट एसेट्स पे देखेंगे। पिछले साल 80,000 थी, अब 1,80,000 हो गई है। हम आएंगे शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में। इसमें लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स में करंट एसेट। अगर नाम होंगे तो अलग अलग नाम लिखेंगे उनके। प्रीवियस ईयर में जो करंट एसेट थी वो गिवन थी 80,000 और करंट में 1,60,000। तो प्रीवियस ईयर में 80,000 थी और करंट ईयर में 1,60,000 था। इसका मतलब ये इंक्रीज हुई है 80,000 से। करंट एसेट जब बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है, तो 80,000 का इंक्रीज हो गया वर्किंग कैपिटल में। इससे हमें ये पता चला कि हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ी कितनी है। आप इसमें करंट लायबिलिटी को भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने केवल करंट एसेट्स ली है क्योंकि इस एग्जाम्पल में करंट एसेट थी। मैं बता देता हूं, अगर करंट लायबिलिटीज भी मान लो होती इसमें तो कैसे करते। करंट लायबिलिटी लिखते, करंट लायबिलिटी सपोज करिए पिछले साल मान लो प्रीवियस ईयर में 20,000 की थी और इस साल मान लीजिए वो बढ़ करके 25,000 हो जाए, तो इसका मतलब करंट लायबिलिटी बढ़ गई। करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, तो वो यहाँ आ जाएगा। बस आसान सा तरीका, कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं है। अब हम जब टोटल इंक्रीज या डिक्रीज देखेंगे वर्किंग कैपिटल का, तो चूंकि इंक्रीज 80,000 से हुई है, डिक्रीज 5,000 से है, तो फाइनली इंक्रीज होगी 75,000 से। ये मैंने इसलिए बता दिया है कि अगर करंट लायबिलिटी भी दी हो तो कैसे ट्रीट करेंगे। जो रूल हमने ऊपर बताए थे वही अप्लाई होंगे हर जगह, चाहे कितने भी आइटम्स हो आपके यहाँ। अभी हम इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है हम उस कॉन्सेप्ट को समझने के कारण उसका एक छोटा सा स्पेसिमेन यहाँ पे ले रहे हैं। ये हमने जान लिया इससे कि करंट एसेट में बढ़ोतरी होने से वर्किंग कैपिटल बढ़ गई 80,000। ये हमें जानकारी मिली कि वर्किंग कैपिटल में चेंज क्या आया है। अब हम ये जानना चाहते हैं ये चेंज क्यों आया है, इसके सोर्स क्या है, इसके यूज क्या है। तो वो हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। इसके लिए हम जाएंगे, ऐसे आइटम देखेंगे जिनसे फंड पे प्रभाव पड़ता है। तो फंड पे प्रभाव कब पड़ता है, फंड पे किसी ट्रांजैक्शन से, ऐसी ट्रांजैक्शन से प्रभाव पड़ता है जिस ट्रांजैक्शन में एक तरफ तो करंट आइटम चेंज हो रहा हो, दूसरी तरफ नॉन करंट। अगर दोनों आइटम नॉन करंट हैं तो वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे किसी कंपनी ने मशीन खरीदी और मशीन के बदले में शेयर बेच दिए, तो मशीन आई, शेयर गए, दोनों ही नॉन दोनों ही नॉन करंट है। ना तो मशीन ही करंट एसेट या करंट लायबिलिटी है, ना शेयर ही करंट एसेट या करंट लायबिलिटी है। तो इसलिए वर्किंग कैपिटल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसमें दोनों आइटम करंट हैं, जैसे पेमेंट कर दी हमने क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, कैश चला गया हमारे यहाँ से, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, कैश करंट एसेट है, दोनों आइटम करंट है, इनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा वर्किंग कैपिटल पे। वर्किंग कैपिटल पे फर्क तब पड़ता है जब एक आइटम करंट हो दूसरा नॉन करंट। अब आते हैं शेयर कैपिटल पे। शेयर कैपिटल पहले 1 लाख थी, अब 1,80,000 हो गई। इसका मतलब 80,000 के शेयर इशू करे। ये ट्रांजैक्शन हमने पहचानी इसमें से।
80,000 के शेयर इशू करे तो इसका मतलब शेयर बढ़े, और शेयर बढ़े तो हमारे पास कैश भी आया होगा 80,000। तो इस ट्रांजैक्शन से हमें 80,000 का कैश मिला शेयर इशू करने से। चूंकि हमारे पास कैश आया, कैश मतलब करंट एसेट मतलब वर्किंग कैपिटल, और इसलिए वर्किंग कैपिटल हमारे पास आई, तो इश्यू ऑफ शेयर जो है वो सोर्स ऑफ फंड है। यहाँ पे लिखेंगे हम 80,000 सोर्स ऑफ फंड। अब इस क्वेश्चन में बाकी आइटम देखेंगे, बाकी कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हमें और कोई दिख नहीं रही है ना। तो इनमें से आप देखेंगे ये सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड होते हैं, फ्रेश शेयर इशू करने, डिबेंचर इशू करने, लोन लेना, फिक्स्ड एसेट बेचना, कोई नॉन ट्रेडिंग इनकम होना, या हमारे ऑपरेशन से यानी कि जो हमारा बिजनेस है उसकी इनकम, उससे प्रॉफिट है, उससे फंड मिलना, ये होते हैं सोर्सेज ऑफ फंड। और एप्लीकेशन ऑफ फंड होते हैं जब हमारा फंड यूज हो जाए किसी चीज में, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना, डिबेंचर्स की पेमेंट करना, लोन की पेमेंट करना, फिक्स्ड एसेट खरीदना, ऑपरेशंस में लॉस हो जाना, डिविडेंड पे करना, और नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस करना। ये हमारे खर्चे हैं, इनसे हमारे फंड बाहर जाते हैं। तो चूंकि इस क्वेश्चन में एक ही आइटम था, हम अपने कॉन्सेप्ट पे आना चाहते हैं जिसमें लोगों को कंफ्यूजन होती है इंक्रीज या डिक्रीज वर्किंग कैपिटल को लेकर के। आप देखेंगे 80,000 के शेयर इशू हुए, एक ही ट्रांजैक्शन हुई है हमारे बिजनेस की इस साल, केवल शेयर इशू हुए हैं और कुछ नहीं हुआ है और कोई चेंज आया नहीं है। तो इसका मतलब केवल हमारे पास एक सोर्स था 80,000 का। अब हम देखेंगे, चूंकि हमारा जो सोर्सेस साइड है वो बराबर, उसका टोटल आ जाएगा 80,000, क्योंकि एक ही आइटम है तो टोटल में यही रहेगा। दूसरी साइड, जिस साइड में कोई आइटम नहीं है या जिस साइड का टोटल कम होता है, उस साइड में ही लार्जर साइड का भी टोटल लिख दिया जाता है। और ये 80,000 अब कहाँ पे लिखा जाएगा? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो हमें इससे ये वेरीफाई हो जाता है कि हमारे सोर्स की या एप्लीकेशन की जो कैलकुलेशन है वो सही है, हो गई है, क्योंकि यहाँ पे ये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो था 80,000 वो दिख रहा है। अब मैं ये देखना चाहता हूं, आप कोई ऐसी सिचुएशन सोच लीजिए, शेयर इशू करे 80,000 आए आपके पास, तो ये जो 80,000 आए, आपकी वर्किंग कैपिटल केवल 80,000 ही बढ़ी है। आप बताइए कि जब केवल कैपिटल आपकी 80,000 बढ़ी है तो इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है शेयर का इशू करना। क्या इसके अलावा, चूंकि आपकी कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल मतलब फंड, वो 80,000 ही बढ़ा, तो ना इसका कोई और सोर्स है ना इसका कोई फंड है, केवल एक ही सोर्स है। अब आते हैं इस पे, जब लोग कहते हैं कि ये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ये सोर्स है या एप्लीकेशन है, वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज होना या वर्किंग कैपिटल का डिक्रीज होना ये परिणाम है, ना कि सोर्स है या एप्लीकेशन है। इसका तो हम चेंज देख रहे हैं कि ये चेंज हुआ है, इसका हम ये देख रहे हैं कि ये मिला है। जब हमें कहीं से रुपया मिल रहा है तो जहां से रुपया मिला है उसको सोर्स कहेंगे। रुपए को हम ना सोर्स कहेंगे ना रुपए को यूज कहेंगे। अगर हम अपने रुपए को खर्च कर दें कहीं पे, तो जहां पे हम खर्च करेंगे उस खर्च को, जैसे बिल्डिंग बना दी तो हम कहेंगे बिल्डिंग परचेज करी हमने, जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो वो हमारा यूज है फंड का। लेकिन हम कहें कि 1 लाख हमारे पास रुपए है, वो कम हो गया है, तो वो एप्लीकेशन है या सोर्स है, तो वो नहीं है, वो कहना ठीक नहीं है। अब कुछ लोग इसको फिर भी इंक्रीज या डिक्रीज मान लेते हैं, तो उसके दो कारण हैं। पहला कारण, इंक्रीज मतलब मेरा जो ओपिनियन है वो ये है, कई दफे क्वेश्चंस में डिस्कस कराते समय हमने इसको कहीं पे बताया होगा, तो कुछ लोग मेरे से ये क्वेरी बहुत ज्यादा आ रही है इसलिए मैं ये वीडियो बनाया ही इसलिए है। वो कहते हैं कि आपने डिक्रीज बता दिया, कोई उसको इंक्रीज बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं फिर से क्लियर बता देता हूँ। मेरा सीधा मानना है, और आप भी चेक करके देख लें, एक एक ट्रांजेक्शन में चेक करके देखें इस तरीके से, वर्किंग कैपिटल का डिक्रीज होना, वर्किंग कैपिटल ही तो फंड है फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो अगर हम ये कहें कि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का सोर्स है, तो बड़ी अजीब सी बात है, ये हो ही नहीं सकता। ये सब सोर्स हैं, ये तो एक बैलेंसिंग आइटम है कि ये एक तरफ आपको रखना पड़ेगा। बात, अब इसको बोलते क्यों उसका भी कारण बताता हूं। अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल फंड फ्लो स्टेटमेंट के किस साइड में रहता है, तो वो एप्लीकेशन या यूज साइड में रहता है। अगर कोई कहते हैं डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल किस साइड में रहता है, तो सोर्सेज ऑफ फंड साइड में रहता है।
इसके अलावा ये तो हुआ फंड फ्लो स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन बनाने वाले कई दफे फंड को एक कैश के कॉन्सेप्ट में भी यूज करते हैं। इवन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आजकल कंपनीज में बन रहा है, मैंने एक सीए से बात करी स्पेसिफिकली इसके लिए कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है क्या कंपनी में बन रहे हैं, तो उनका कहना था हाँ बन रहा है। तो मैंने पूछा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उसने कहा वही तो, मतलब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो गया कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो केवल कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनता है वहां पे, और कैश को ही फंड बोलते हैं। जब कैश को ही फंड बोलते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस चीज को देखेंगे तो इसका जवाब क्या होगा। जब इसको फंड को आप कैश के कॉन्सेप्ट में देखेंगे तब इनका जवाब क्या होगा कि अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होने का मतलब है कि किसी भी करंट एसेट का कम होना। तो अगर किसी भी करंट एसेट में आपकी कमी आ रही है और कोई चेंज नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है हमारा स्टॉक कम हो रहा है, हो सकता है हमारे डेटर कम हो रहे हैं। डेटर कम हो रहे हैं तो उनसे कैश मिला होगा, स्टॉक कम हो रहा है तो उससे कैश मिला होगा, तो इसका मतलब फंड बढ़े। तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को फंड का सोर्स केवल इसलिए मान सकते हैं जब हम उसको फंड को कैश माने। हाँ, अगर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट के नजरिए से बात करेंगे तो फिर मेरा जवाब वही होगा। तो जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो जो अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं उनके समय ये ध्यान रखें कि किस हिसाब से बात हो रहा है, उसके हिसाब से उसको टैकल करें। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, और ऐसे जो कॉन्सेप्ट हैं आप अगर कमेंट्स में बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा उनके ऊपर भी स्पेशल वीडियोस बनाने की। थैंक यू। डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये यूज होता है या एप्लीकेशन होता है फंड्स का, इस बारे में आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसके ऊपर कई क्वेरीज बराबर आती रहती हैं और इसके बारे में डिफरेंट व्यूज भी लोगों के रहते हैं। इवन क्वेश्चंस भी अलग अलग एग्जाम्स में इस तरीके के आए हैं इस टॉपिक पे कि किसी में तो डिक्रीज मान लिया है, किसी में इंक्रीज मान लिया है। इसके बारे में आज पूरी तरीके से इसमें क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फंड क्या होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या है, इसका डिक्रीज या इंक्रीज क्या है, और इसका रेलिवेंस क्या आज की अकाउंटेंसी में है भी या नहीं है, इस सब के बारे में जानेंगे ताकि आगे के डिस्कशन के लिए भी इसमें कुछ क्लैरिटी आए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फंड कहते किसको हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट के केस में फंड का मतलब होता है वर्किंग कैपिटल से, और वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज से। देखिए, वर्किंग कैपिटल का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि ऐसी कैपिटल जो वर्किंग के लिए हमारे पास मौजूद रहती है इस फॉर्म में, जिसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं, या तो कैश के फॉर्म में, या स्टॉक के फॉर्म में, या अन्य किसी करंट एसेट के फॉर्म में। सारी करंट एसेट्स को भी वर्किंग कैपिटल हम बोल सकते हैं क्योंकि वो डे टू डे की वर्किंग के लिए अवेलेबल रहती हैं। जब सभी एसेट्स को हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं तो उसको ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स के केवल उस हिस्से को माना जाता है जिसमें से करंट लायबिलिटी पे कर दी जाए। जैसे हमारे बिजनेस में आज की डेट में मान लीजिए 10 लाख की करंट एसेट हैं और हमारे ऊपर 3 लाख की करंट लायबिलिटी है, तो चूंकि हमारे ऊपर ये करंट लायबिलिटीज हैं, ये करंट के ड्यूज हैं, हमको जल्दी ही पे करने होंगे, इसलिए फ्रीली जो हमारे पास यूज के अवेलेबल है वो 7 लाख रुपए है। इसी 7 लाख को नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल, और इसी को वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं। जब केवल वर्किंग कैपिटल कहा जाए तो इसका मतलब नेट वर्किंग कैपिटल से रहता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। अब आते हैं फंड पे।
एज पर ICMAI 2019 नोट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के 2019 के नोट्स में फंड फ्लो स्टेटमेंट को किस तरीके से एनालाइज किया है और उसमें फंड को क्या बताया, इसके बारे में समझते हैं। ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सिलेबस में फंड फ्लो स्टेटमेंट है नहीं। इंडिया में कोई भी कंपनी फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाती नहीं है। अब ये एक तरह से आउटडेटेड हो चुका है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी कैश फ्लो को लेकर के ही हैं। फंड फ्लो को लेकर के कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। चूंकि कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए लोगों की जो ओपिनियन है वो डिफर कर सकती है। अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं इसीलिए ताकि जो डिफरेंट ओपिनियन है उन पे लगाम लगाई जा सके। क्योंकि फंड फ्लो के बारे में ऐसा नहीं है, तो जो लोग इसको स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से अपने व्यूज भी उसमें रख देते हैं, जिससे वेरिएशन आ जाते हैं। हम बात करते हैं ICMAI क्या कहता है। ये नोट्स कहते हैं कि नैरो सेंस में फंड का मतलब कैश से ही होता है। मतलब नैरो सेंस में अगर हम बात करें तो फंड का मतलब कैश, रोकड़ से होता है। जबकि पॉपुलर सेंस में, आम बातचीत में जो लोग यूज करते हैं अकाउंटेंसी के मामले में, एकेडमिशियंस जो वर्ड यूज करते हैं फंड, इसका मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। तो यहां तक हमने फंड के बारे में समझा, वर्किंग कैपिटल के बारे में समझा। नैरो सेंस में कैश को ही फंड बोल दिया जाता है, लेकिन पॉपुलर सेंस में वर्किंग कैपिटल को फंड बोला जाता है। जब फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं हम, तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में जिस फंड की बात हो रही है वो वर्किंग कैपिटल है। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट है क्या और इसको बनाने से हमें क्या जानकारी मिल सकती है। फंड फ्लो स्टेटमेंट हमें दिखाता है सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड ड्यूरिंग द कंसर्न अकाउंटिंग पीरियड। जिस अवधि के लिए हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं उस अवधि के दौरान फंड्स, फंड यानी कि वर्किंग कैपिटल, फंड कहें या वर्किंग कैपिटल कहें एक ही बात है। फंड या वर्किंग कैपिटल के सोर्स क्या हैं और फंड या वर्किंग कैपिटल के एप्लीकेशन क्या हैं, ये तो बताता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट से हम ये जान सकते हैं कि कोई फंड हमारे पास जो आए हैं वो कहाँ कहाँ से आए हैं और जो फंड हमारे यूज हुए हैं वो कहाँ कहाँ यूज हुए हैं। अब एक फंड फ्लो स्टेटमेंट में ही हमें बनाना होता है शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेज या शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। ये जो शेड्यूल होता है ये हमें ये बताता है कि जो वर्किंग कैपिटल में चेंज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, वो क्या चेंज हुआ है, वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज हुआ है, कौन कौन से आइटम में चेंज हुआ है। क्योंकि वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को घटा के बनती है, इसलिए करंट एसेट में कोई चेंज हो या करंट लायबिलिटी में कोई चेंज हो तो वर्किंग कैपिटल में चेंज होता है। तो जो चेंज हुआ है वर्किंग कैपिटल में, उस चेंज को जानने के लिए तो बनता है शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। और ये जो चेंज हुआ है इसके सोर्स क्या हैं और इसके एप्लीकेशन क्या हैं, उसके कारण क्या हैं, इसको जानने के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट बनता है। अब जो शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल है उसके रूल क्या हैं। इसके रूल बड़े साधारण हैं। टॉपिक भी ये बहुत साधारण ही है। फंड फ्लो स्टेटमेंट का आसानी से समझ आ जाएगा। बस जो वेरिएशन है ओपिनियन में उसकी वजह से थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आती है, वो भी मैं बताऊंगा वो क्यों आती है। अब रूल क्या है शेड्यूल के बनाने के। अगर करंट एसेट इंक्रीज होती है तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो करंट एसेट हैं उनको वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। अगर करंट एसेट बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगी। मान लो हमारी करंट एसेट 10 लाख है और करंट लायबिलिटी 3 लाख है, तो वर्किंग कैपिटल 7 लाख है। अब अगर करंट एसेट बढ़ जाए, हमारी 12 लाख हो जाए और लायबिलिटी में कोई अंतर नहीं आए,
तो हमारी वर्किंग कैपिटल 9 लाख हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हमारी करंट एसेट डिक्रीज हो जाए 10 से 8 लाख हो जाए और लायबिलिटी वही 3 लाख रहे, यानी कि करंट एसेट अगर अकेली कम हो जाएगी तो हमारी वर्किंग कैपिटल भी कम हो जाएगी, और अगर अकेले करंट एसेट बढ़ेगी तो हमारी वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगी। तो करंट एसेट पॉजिटिव चलती है, करंट एसेट बढ़ने पे वर्किंग कैपिटल बढ़ती है और करंट एसेट गिरने से वर्किंग कैपिटल गिरती है। अब है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, और अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। उसका कारण है, इसी एग्जांपल को लेते हैं, करंट एसेट हमारी 10 लाख है, करंट लायबिलिटी 3 लाख है और वर्किंग कैपिटल 7 लाख है। अगर करंट एसेट में कोई चेंज ना हो और हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाए, 3 की जगह 5 लाख हो जाए, तो हमारी वर्किंग कैपिटल केवल 5 लाख रह जाएंगी, यानी कि 2 लाख की कमी आ जाएगी। तो करंट लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगी, और इसका उलट अगर मान लीजिए एसेट 10 लाख ही रहें और हमारी जो करंट लायबिलिटी है वो 3 लाख से कम होकर के 2 लाख रह जाए, तो हमारी वर्किंग कैपिटल 8 लाख हो जाएगी, यानी कि जो पहले 7 लाख थी वो 8 लाख हो गई, बढ़ गई। तो अगर करंट लायबिलिटी कम होगी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। बस ये इसके साधारण से रूल हैं। अब इसको हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। हमारे सामने एक एग्जाम्पल है और इसमें एक बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट का मैंने एक छोटा नमूना लिया है स्पेसिमेन टाइप का, जिसमें बहुत ज़्यादा आइटम नहीं रखे हैं ताकि आसानी से हम इसको कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर जाएं। उसके बाद आप चाहे मर्जी जैसा भी क्वेश्चन इससे बढ़ा के बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर 1 लाख की थी, इस साल 1,80,000 हो गई, यानी कि शेयर कैपिटल बढ़ गई है। नॉन करंट लायबिलिटी में 9% डिवेंचर पिछले साल भी 1 लाख थे, अभी भी 1 लाख है, मतलब कोई चेंज नहीं है, और करंट लायबिलिटी फर्म के पास है नहीं। तो इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड में केवल एक चेंज हो रहा है, जो शेयर कैपिटल है वो पहले 1 लाख थी, अब बढ़ करके 1,80,000 हो गई। इसके बाद एसेट साइड में देखते हैं। एसेट साइड में फिक्स्ड एसेट थी फर्म के पास 1,20,000 की प्रीवियस ईयर, और इस साल भी 1,20,000 है। उसकी फिक्स्ड एसेट में ना कोई कमी आई है ना वो बढ़ी है, वो एज इट इज है। इसके बाद करंट एसेट्स। करंट एसेट्स प्रीवियस ईयर 80,000 के थे और करंट ईयर में 1,60,000 के हैं, यानी कि करंट एसेट 80,000 से बढ़ गई है हमारी। अब हम जानना चाहते हैं, ये हमारी बैलेंस शीट है, कि इससे हम ये देखना चाहते हैं कि एक तो कितना चेंज हुआ है वर्किंग कैपिटल में, यानी कि फंड्स में चेंज कितना हुआ है। फिर हम ये जानना चाहेंगे कि ये चेंज क्यों हुआ है, तो ये चेंज कितना हुआ है इसको जानने के लिए तो हम बनाएंगे शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेज। तो वर्किंग कैपिटल चेंज यानी कि या तो करंट एसेट में चेंज या करंट लायबिलिटी में। तो चूंकि इस क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी है नहीं, केवल करंट एसेट्स है, इसलिए हम करंट एसेट्स पे देखेंगे। पिछले साल 80,000 थी, अब 1,80,000 हो गई है। हम आएंगे शेड्यूल ऑफ चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल में, इसमें लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स में करंट एसेट। अगर नाम होंगे तो अलग अलग नाम लिखेंगे उनके। प्रीवियस ईयर में जो करंट एसेट थी वो गिवन थी 80,000 और करंट में 1,60,000। तो प्रीवियस ईयर में 80,000 थी और करंट ईयर में 1,60,000 था। इसका मतलब ये इंक्रीज हुई है 80,000 से। करंट एसेट जब बढ़ती है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है, तो 80,000 का इंक्रीज हो गया वर्किंग कैपिटल में। इससे हमें ये पता चला कि हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ी कितनी है। आप इसमें करंट लायबिलिटी को भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने केवल करंट एसेट्स ली है क्योंकि इस एग्जाम्पल में करंट एसेट थी। मैं बता देता हूं, अगर करंट लायबिलिटीज भी मान लो होती इसमें तो कैसे करते। करंट लायबिलिटी लिखते, करंट लायबिलिटी सपोज करिए पिछले साल मान लो प्रीवियस ईयर में 20,000 की थी और इस साल मान लीजिए वो बढ़ करके 25,000 हो जाए, तो इसका मतलब करंट लायबिलिटी बढ़ गई। करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, तो वो यहाँ आ जाएगा।
बस आसान सा तरीका है, कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं है। अब हम जब टोटल इंक्रीज या डिक्रीज देखेंगे वर्किंग कैपिटल का, तो चूंकि इंक्रीज 80,000 से हुई है, डिक्रीज 5,000 से है, तो फाइनली इंक्रीज होगी 75,000 से। ये मैंने इसलिए बता दिया है कि अगर करंट लायबिलिटी भी दी हो तो कैसे ट्रीट करेंगे। जो रूल हमने ऊपर बताए थे वही अप्लाई होंगे हर जगह, चाहे कितने भी आइटम्स हों आपके यहाँ। अभी हम इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है हम उस कॉन्सेप्ट को समझने के कारण उसका एक छोटा सा स्पेसिमेन यहाँ पे ले रहे हैं। तो उस पे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे फिर से। यहाँ पे देखते हैं, ये हमने जान लिया इससे कि करंट एसेट में बढ़ोतरी होने से वर्किंग कैपिटल बढ़ गई 80,000। ये हमें जानकारी मिली कि वर्किंग कैपिटल में चेंज क्या आया है। अब हम ये जानना चाहते हैं ये चेंज क्यों आया है, इसके सोर्स क्या हैं, इसके यूज क्या हैं। तो वो हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। इसके लिए हम जाएंगे, ऐसे आइटम देखेंगे जिनसे फंड पे प्रभाव पड़ता है। तो फंड पे प्रभाव कब पड़ता है, फंड पे किसी ट्रांजैक्शन से, ऐसी ट्रांजैक्शन से प्रभाव पड़ता है जिस ट्रांजैक्शन में एक तरफ तो करंट आइटम चेंज हो रहा हो, दूसरी तरफ नॉन करंट। अगर दोनों आइटम नॉन करंट हैं तो वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे किसी कंपनी ने मशीन खरीदी और मशीन के बदले में शेयर बेच दिए, तो मशीन आई, शेयर गए, दोनों ही नॉन, मतलब दोनों ही नॉन करंट है। ना तो मशीन ही करंट एसेट या करंट लायबिलिटी है, ना शेयर ही करंट एसेट या करंट लायबिलिटी है। तो इसलिए वर्किंग कैपिटल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जिसमें दोनों आइटम करंट हैं, जैसे पेमेंट कर दी हमने क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, कैश चला गया हमारे यहाँ से, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, कैश करंट एसेट है, दोनों आइटम करंट है, इनसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा वर्किंग कैपिटल पे। वर्किंग कैपिटल पे फर्क तब पड़ता है जब एक आइटम करंट हो दूसरा नॉन करंट। अब आते हैं शेयर कैपिटल पे। शेयर कैपिटल पहले 1,00,000 थी, अब 1,80,000 हो गई। इसका मतलब 80,000 के शेयर इशू करे, ये ट्रांजेक्शन हमने पहचानी इसमें से। 80,000 के शेयर इशू करे तो इसका मतलब शेयर बढ़े, और शेयर बढ़े तो हमारे पास कैश भी आया होगा 80,000। तो इस ट्रांजेक्शन से हमें 80,000 का कैश मिला शेयर इशू करने से। चूंकि हमारे पास कैश आया, कैश मतलब करंट एसेट मतलब वर्किंग कैपिटल, और इसलिए वर्किंग कैपिटल हमारे पास आई, तो इश्यू ऑफ शेयर जो है वो सोर्स ऑफ फंड है। यहाँ पे लिखेंगे हम 80,000 सोर्स ऑफ फंड। अब इस क्वेश्चन में बाकी आइटम देखेंगे, बाकी कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हमें और कोई दिख नहीं रही है। ना तो इनमें से आप देखेंगे ये सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड होते हैं, फ्रेश शेयर इशू करने, डिबेंचर इशू करने, लोन लेना, फिक्स्ड एसेट बेचना, कोई डॉन ट्रेडिंग इनकम होना, या हमारे ऑपरेशन से यानी कि जो हमारा बिजनेस है उसकी इनकम, उससे प्रॉफिट है उससे फंड मिलना, ये होते हैं सोर्सेज ऑफ फंड। और एप्लीकेशन ऑफ फंड होते हैं जब हमारा फंड यूज हो जाए किसी चीज में, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना, डिबेंचर्स की पेमेंट करना, लोन की पेमेंट करना, फिक्स्ड एसेट खरीदना, ऑपरेशंस में लॉस हो जाना, डिविडेंड पे करना, और नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस करना। ये हमारे खर्चे हैं, इनसे हमारे फंड बाहर जाते हैं। तो चूंकि इस क्वेश्चन में एक ही आइटम था, हम अपने कॉन्सेप्ट पे आना चाहते हैं जिसमें लोगों को कंफ्यूजन होती है इंक्रीज या डिक्रीज वर्किंग कैपिटल को लेकर के। आप देखेंगे 80,000 के शेयर इशू हुए, एक ही ट्रांजैक्शन हुई है हमारे बिजनेस की इस साल, केवल शेयर इशू हुए हैं और कुछ नहीं हुआ है और कोई चेंज आया नहीं है। तो इसका मतलब केवल हमारे पास एक सोर्स था 80,000 का। अब हम देखेंगे, चूंकि हमारा जो सोर्सेस साइड है वो बराबर, उसका टोटल आ जाएगा 80,000, क्योंकि एक ही आइटम है तो टोटल में यही रहेगा। दूसरी साइड, जिस साइड में कोई आइटम नहीं है या जिस साइड का टोटल कम होता है उस साइड में ही लार्जर साइड का भी टोटल लिख दिया जाता है। और ये 80,000 अब कहाँ पे लिखा जाएगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो हमें इससे ये वेरीफाई हो जाता है कि हमारे सोर्स की या एप्लीकेशन की जो कैलकुलेशन है वो सही है, हो गई है, क्योंकि यहाँ पे ये इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल जो था 80,000 वो दिख रहा है।
अब मैं ये देखना चाहता हूं, आप कोई ऐसी सिचुएशन सोच लीजिए, शेयर इश्यू करे, 80,000 आए आपके पास, तो ये जो 80,000 आए, आपकी वर्किंग कैपिटल केवल 80,000 ही बढ़ी है। आप बताइए कि जब केवल कैपिटल आपकी 80,000 बढ़ी है तो इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है शेयर का इश्यू करना। क्या इसके अलावा, चूंकि आपकी कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल मतलब फंड, वो 80,000 ही बढ़ा, तो ना इसका कोई और सोर्स है ना इसका कोई फंड है, केवल एक ही सोर्स है। अब आते हैं इस पे, जब लोग कहते हैं कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ये सोर्स है या एप्लीकेशन है, वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज होना या वर्किंग कैपिटल का डिक्रीज होना, ये परिणाम है, ना कि सोर्स है या एप्लीकेशन है। इसका तो हम चेंज देख रहे हैं कि ये चेंज हुआ है, इसका हम ये देख रहे हैं कि ये मिला है। जब हमें कहीं से रुपया मिल रहा है तो जहां से रुपया मिला है उसको सोर्स कहेंगे। रुपए को हम ना सोर्स कहेंगे ना रुपए को यूज कहेंगे। अगर हम अपने रुपए को खर्च कर दें कहीं पे, तो जहां पे हम खर्च करेंगे उस खर्च को, जैसे बिल्डिंग बना दी तो हम कहेंगे बिल्डिंग परचेज करी हमने, जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो वो हमारा यूज है फंड का। लेकिन हम कहें कि 1,00,000 हमारे पास रुपए है, वो कम हो गया है, तो वो एप्लीकेशन है या सोर्स है, तो वो नहीं है, वो कहना ठीक नहीं है। अब कुछ लोग इसको फिर भी इंक्रीज या डिक्रीज मान लेते हैं, तो उसके दो कारण हैं। पहला कारण, इंक्रीज मतलब मेरा जो ओपिनियन है वो ये है, कई दफे क्वेश्चंस में डिस्कस कराते समय हमने इसको कहीं पे बताया होगा, तो कुछ लोग मेरे से ये क्वेरी बहुत ज्यादा आ रही है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया ही इसलिए है। वो कहते हैं कि आपने डिक्रीज बता दिया, कोई उसको इंक्रीज बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं फिर से क्लियर बता देता हूँ। मेरा सीधा मानना है, और आप भी चेक करके देख लें, एक एक ट्रांजेक्शन में चेक करके देखें इस तरीके से, वर्किंग कैपिटल का डिक्रीज होना, वर्किंग कैपिटल ही तो फंड है फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो अगर हम ये कहें कि डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल का सोर्स है, तो बड़ी अजीब सी बात है, ये हो ही नहीं सकता। ये सब सोर्स हैं, ये तो एक बैलेंसिंग आइटम है कि ये एक तरफ आपको रखना पड़ेगा। बात, अब इसको बोलते क्यों उसका भी कारण बताता हूं। अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल फंड फ्लो स्टेटमेंट के किस साइड में रहता है, तो वो एप्लीकेशन या यूज साइड में रहता है। अगर कोई कहते हैं डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल किस साइड में रहता है, तो सोर्सेज ऑफ फंड साइड में रहता है। इसके अलावा ये तो हुआ फंड फ्लो स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन बनाने वाले कई दफे फंड को एक कैश के कॉन्सेप्ट में भी यूज करते हैं। इवन जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आजकल कंपनीज में बन रहा है, मैंने एक सीए से बात करी स्पेसिफिकली इसके लिए कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है क्या कंपनी में बन रहे हैं, तो उनका कहना था हाँ बन रहा है। तो मैंने पूछा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उसने कहा वही तो, मतलब जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट हो गया कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो केवल कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनता है वहां पे, और कैश को ही फंड बोलते हैं। जब कैश को ही फंड बोलते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस चीज को देखेंगे, तो इसका जवाब क्या होगा? जब इसको फंड को आप कैश के कॉन्सेप्ट में देखेंगे, तब इनका जवाब क्या होगा कि अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होने का मतलब है कि किसी भी करंट एसेट का कम होना। तो अगर किसी भी करंट एसेट में आपकी कमी आ रही है और कोई चेंज नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है हमारा स्टॉक कम हो रहा है, हो सकता है हमारे डेटर कम हो रहे हैं। डेटर कम हो रहे हैं तो उनसे कैश मिला होगा, स्टॉक कम हो रहा है तो उससे कैश मिला होगा, तो इसका मतलब फंड बढ़े। तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को फंड का सोर्स केवल इसलिए मान सकते हैं जब हम उसको फंड को कैश माने। हाँ, अगर हम फंड फ्लो स्टेटमेंट के नजरिए से बात करेंगे तो फिर मेरा जवाब वही होगा। तो जब आपके सामने क्वेश्चन आता है, तो जो अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं उनके समय ये ध्यान रखें कि किस हिसाब से बात हो रहा है, उसके हिसाब से उसको टैकल करें। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और इस पे मैं एमसीक्यू भी बहुत सारे बता सकता था, लेकिन इस वीडियो में मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो आए हैं, वो अलग अलग एग्जाम में उनके अलग अलग ऑप्शन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से लोगों ने अलग कर दिए हैं उनके आंसर। क्योंकि कुछ लोगों का मानना ऐसा होता है, कुछ लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं कि जो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है वो किसका रिजल्ट है, तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन या यूज ज्यादा हो गए उसका रिजल्ट है।
लेकिन ये उसका सोर्स या यूज फिर भी नहीं है। तो उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे जो कॉन्सेप्ट हैं आप अगर कमेंट्स में बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा उनके ऊपर भी स्पेशल वीडियोस बनाने की। थैंक यू।